दोस्तों, हमारी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट चांद अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। कई लोगों ने सोचा कि काश चांद पर भी जीवन संभव होता, क्योंकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वह हवा के तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि चांद पर यह ऑक्सीजन उसके धूल के कणों के अंदर समाया हुआ है। अब एक बात तो है कि वहां पर हमारे सांस लेने के लिए कम से कम कुछ तो है। चांद पर इंसानों ने अपोलो 11 के द्वारा 20 जुलाई 1969 को पहली बार कदम रखा था। उस समय पृथ्वी के इकलौते सैटेलाइट पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन के कदम पड़े थे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें हम चांद के कुछ अनोखे रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो बेहद डरा देने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले की ही बात है, CNSA यानी चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किए गए U-22 रोवर को चांद की लूनर सतह पर कुछ असाधारण चीज मिली, जिसके बारे में चाइनीज वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट भी छापी। जुलाई 2019 में इस रोवर मिशन के 8वें दिन जब CNSA के कार्यकर्ता, जो कि इस टीम के हिस्सा थे, वो इस रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों का अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्होंने ये असाधारण चीज खोज निकाली। ये रोवर उस वक्त चांद की लूनर सतह पर चांगी 4 मिशन पूरा कर रहा था। चांगी 4 मिशन का उद्देश्य था चांद की दूसरी अंधेरी सतह की खोज करना। इस लूनर सतह को डार्क साइड भी कहा जाता है। 17 अगस्त को आवर स्पेस नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट में चांद की लूनर सतह पर खोजी गई इस असाधारण चीज का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस असाधारण चीज को जियाओ जहावांग वू शब्द नाम दिया है, जिसका मतलब जेल की तरह कोई पदार्थ होता है। इस शब्द ने वैज्ञानिकों और जानकारों के मन में चांद के लूनर सतह को लेकर बहुत उत्साह और कई सवाल उठा दिए। वह चीज पतला तरल नहीं था, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। वह असाधारण चीज पत्थरों से बनी थी। EPSL यानी अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर्स मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में U-22 रोवर के पैनोरामिक और हैजार्ड एविडेंस कैमरा और रोवर में लगे विंस यंत्र द्वारा ली गई जानकारी छापी गई थी। विंस यंत्र द्वारा लिए गए स्पेक्ट्रा को नापने के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। वह उस असाधारण चीज और उसके आसपास की जगह के केमिकल कंपोजिशन की जांच भी करना चाहते थे। वैज्ञानिक ये भी जानते थे कि वह चीज चांद पर कितनी मात्रा में मौजूद है। CNSA द्वारा छापी गई रिपोर्ट के लेखक ने उस चीज को गाढ़े हरे रंग का चमकीला पिघला हुआ पत्थर बताया। उसका आकार 21.6 इंच का था। इस तरह के पिघले हुए चमकीले पत्थर तभी बनते हैं जब कई प्रकार के अलग अलग पत्थर पिघल कर आपस में मिल जाते हैं। इस चीज का चांद पर मिलना वहां पर कांच की मौजूदगी को दर्शाता है, जो पत्थरों के पिघलने या फिर किसी ज्वालामुखी के फटने से बना होगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि वह चीज आखिर किस पदार्थ से बनी थी। दोस्तों, उस कांच जैसी चीज को एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 मिशन से वापस आते हुए अपने साथ ले आए थे। वह चीज पृथ्वी के ज्वालामुखियों के आसपास पाए जाने वाले संगोटिका पत्थरों से मेल खा रही थी। उन पत्थरों में से एक का नाम 15466 रखा गया और दूसरे का नाम 7019। चांद के इस पत्थर और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पत्थरों की यह तुलना पहले भी एक लूनर वैज्ञानिक और लेखक क्लाइव नील द्वारा की गई थी। क्लाइव नील अपनी अद्भुत रचनाओं जैसे न्यू व्यू ऑफ मून के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हरिसन जैक शिम्प्ट द्वारा लिए गए पत्थर 719 में कई टूटे हुए मिनरल्स और कांच के टुकड़े थे। दोस्तों, शिम्प्ट वे आखिरी इंसान हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा और इनके बाद अभी तक चांद पर कोई मानव मिशन नहीं हुआ है। हालांकि अब तक इसके परिणाम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उस पत्थर की खोज के दौरान कुछ चीजों जैसे कि चांद के लूनर सतह पर सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़ती है, तो विंस यंत्र द्वारा उस पत्थर की स्पेक्ट्रोमेट्री भी सही से नहीं हो पाई और इसी के कारण वैज्ञानिक अभी तक इस खोज के पुख्ता परिणाम दुनिया के सामने नहीं रख पाए। पूरी तरह से अज्ञात जगहों की खोज। दोस्तों, नासा के एक पोस्ट डॉक्टरल जानकार डैन मोरियती का यह मानना है कि U-22 रोवर के लिए अनमिक्सिंग स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चांगी 4 मिशन के दौरान उसे एक बिल्कुल नई अज्ञात जगह की खोज करनी थी। चांगी 4 रोवर चीन का दूसरा लूनर लैंडर और रोवर है। इसके बावजूद हमें चांद के कई जगहों की कोई जानकारी नहीं जो मॉडल पैरामीटर पर खरी उतर पाई। यही कारण है कि हो सकता है कि चांद के पत्थरों का जो केमिकल कंपोजिशन आज हमारे पास है वह पूरी तरह से सही ना हो। हालांकि इस मिशन के बारे में छपे आर्टिकल्स के लेखकों ने उम्दा काम किए हैं। इसे सही साबित करने के लिए उन्होंने ऐसी असंपिटिशन मानी है जिन्हें अगर हम हमारे द्वारा जुटाई गई जानकारी में बिठाए तो वह बिल्कुल सही बैठती है। क्या ये खोज पुरानी खोजों से मेल खाती है? दोस्तों, वैज्ञानिक मोरियर्टी का यह भी कहना है कि इस पत्थर की जानकारी उनके लिए काफी जरूरी है और तो और इस खोज में प्राप्त की गई जानकारी पुरानी रिपोर्ट्स की सापेक्षता में भी सही बैठती है। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है
कि चांद की लूनर सतह पर आज हम जो चीजें खोज रहे हैं वे अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट द्वारा खोजी गई चीजों से काफी हद तक मेल खाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे चमकीले पत्थर कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों के पिघलने से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला शक जाता है इसके आसपास मौजूद उल्कापिंड के गड्ढों यानी क्रेटर्स पर। दोस्तों, ये अधिक संभावना है कि फेंसेन क्रेटर इन पिघलते हुए पत्थरों का सबसे प्रमुख स्रोत है। इन्हें पिघलाने में ईगल क्रेटर का भी हाथ हो सकता है। जनवरी 2019 में चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट चांद की लूनर सतह के 180 किलोमीटर चौड़े वॉन करमेन क्रेटर पर लैंड किया था। चांद पर खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि चांद पर हमें कोई रंगीन चमकीली चीज मिली है। अपोलो 17 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट अरिसोन स्मिथ को चांद पर उनकी लैंडिंग की जगह से कुछ दूर पर ही नारंगी रंग की मिट्टी दिखी। जियोलॉजिस्ट ने इस चीज का अध्ययन करके यह बताया कि यह ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ है। अभी जल्दी की बात है, बाहरी ग्रहों की खोज के दौरान वैज्ञानिकों को एक ग्रह K2-18b पर पानी की भाप के कुछ अंश मिले। चांगी 4 की खामियां। दोस्तों, नासा के अपोलो मिशन की तुलना में चीन के इस चांगी 4 मिशन की एक बहुत बड़ी खामी थी, और वह थी कि इस मिशन में एक भी मानव चांद पर नहीं गया। और आखिरकार रोवर के हाथ तो होते नहीं हैं, जिससे वह उस पदार्थ और उसके आसपास की जगह का काफी अच्छे से निरीक्षण नहीं कर पाता। चीन का अगला मिशन चांगी 5 भी इसी तरह से है, जिसमें कोई भी मानव चांद पर नहीं जाएगा। तो यही है चीन के मिशंस की एक बड़ी गलती, क्योंकि अगर एक भी इंसान वहां पर जाकर उन चीजों को खोजता तो हमें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। अगली बार इंसान चांद पर कब जाएंगे? दोस्तों, अभी की जानकारी के मुताबिक तो अगली बार इंसान 2024 में चांद पर जाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना यह प्लान जनता के सामने रखा था, और अभी तक किसी और देश ने चांद पर इंसानों को भेजने की बात नहीं कही है। नासा का प्लान है कि इस बार भी एस्ट्रोनॉट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा, जहां पानी के बर्फ के रूप में होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। नासा का एक और प्लान है कि 2022 में वे ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद के चक्कर लगाने के लिए लॉन्च करेंगे। जाने माने एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क भी अपना स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट चांद पर 2023 में लॉन्च करना चाहते हैं। जापान के एक अरबपति ने भी पहले ही चांद पर जाने के टिकट खरीद लिए हैं और अपने साथ 6 से 8 कलाकारों को भी साथ चलने का निमंत्रण दिया है। चांद पर यात्रा की तैयारियां। दोस्तों, आज तक चांद पर जाने के कुल 121 मिशन किए गए हैं, जिनमें से 55 तो लॉन्च के दौरान ही नष्ट हो गए। इतने सारे मिशन का नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है छोटी मोटी गलतियां। कई बार रॉकेट शुरू होते ही ब्लास्ट हो गया, तो कई बार गलत कैलकुलेशंस के कारण स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट से जा टकराया, और कई असफल उड़ानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आखिरकार हमारे सबसे पास के अंतरिक्ष पिंड पर जाने में मुश्किलें क्या है? सबसे पहली मुश्किल है इसकी दूरी। चांद भले ही हमें बहुत पास लगता हो, पर यह हमसे 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। दूसरी मुश्किल है रेडिएशन, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण और बचाने वाली कोई परत नहीं है, तो सूरज और ब्रह्मांड से आती रेडिएशन सीधा इसकी सतह पर गिरती है। अब क्योंकि रेडिएशन मजबूत से मजबूत चीजों के आर पार जाने की ताकत रखती है, तो एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट भी उन्हें इससे नहीं बचा पाता है, और रेडिएशन की चपेट में आने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जैसे नोजिया, उल्टी, सर दर्द भी हो सकते हैं। इनमें से कई बीमारियों का पता तो रेडिएशन की चपेट में आने के कई सालों बाद पता चलता है। अंतरिक्ष यात्रियों को कैंसर, दिल की बीमारियां और आंखों की बीमारियां का भी खतरा रहता है। तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल है चांद की धूल। आप सोच रहे होंगे कि धूल तो हमारी पृथ्वी पर भी है, पर दोस्त, चांद की धूल हमारी पृथ्वी की धूल से बहुत अलग है। यह हवा और पानी से इधर उधर नहीं बहती है और सालों तक एक ही जगह पर बनी रहती है। अंतरिक्ष से लगातार बरसती रेडिएशन इस धूल को जानलेवा बना देती है। इस धूल का छोटे से छोटा कण भी बहुत धार वाले कांच की तरह होता है, और तो और यह धूल केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट पर नहीं, बल्कि उनके फेफड़ों में भी चली जाती है। यही कारण है कि कई अंतरिक्ष यात्रियों को चांद से आने के बाद भी स्वस्थ नहीं महसूस होता है उन्हें, और वे कई सालों या फिर उम्र भर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। अगर ये धूल थोड़ी ज्यादा मात्रा में फेफड़ों में चली जाए तो ये फेफड़े और दिमाग को पूरी तरह से नष्ट करके या तो इंसान को पागल बना देती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए आपको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर जीवित रहने के लिए आपको केवल पानी और हवा की नहीं, बल्कि बिजली की उचित व्यवस्था होनी भी जरूरी है, और तो और हमें वहाँ खाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम बहुत सारे बर्गर, पिज्जा और कचौरियां अपने साथ ले जाते हैं? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ये सब खाना पूरी तरह से वर्जित है। हमें वहाँ ऐसा खाना ले जाना होगा जिसे हम वहाँ पर दोबारा उगा भी सके। 2016 में डच के जानकारों ने मंगल की मिट्टी में पेड़ पौधे उगाने का तरीका ढूंढ निकाला, लेकिन क्योंकि चांद पर कोई जीवन नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और पोषक तत्व भी मौजूद नहीं है, और इसलिए वहाँ पेड़ पौधे उगाना असंभव है। हाँ, एस्ट्रोनॉट के पास एक रास्ता जरूर है कि वे अपने ही वेस्ट से स्पेसशिप में ही पेड़ पौधे उगाए। हमें ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा करना पड़ता है। एक और रास्ता हो सकता है
छोटा सा ग्रीन हाउस जिसमें पोषक तत्वों से भरे पानी में पेड़ पौधों को उगाया जाता है और उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वह हम सूर्य से लेते हैं। एक ग्रीन हाउस वाली तकनीक ने ISS के वैज्ञानिकों को बहुत बार मदद की है। तो दोस्तों अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।